गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड मानव भूगोल का टॉपिक है ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत, इसका अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक आपका यूनिट सेकंड का लास्ट पॉइंट है। हम सब जानते हैं कि आदिकाल से मानव सृष्टि के रहस्य के संबंध में विचार करता आया है। उसने सही तथ्यों की खोज के लिए अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लिया, उसने रिसर्च कार्य वगैरह किए और इन सब के आधार पर उसने मानव प्रजाति के उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत दिए। तो जो मानव प्रजातियों की उत्पत्ति है, इसके संबंध में दो सिद्धांत प्रचलित है। पहला सिद्धांत है एकल उत्पत्ति का सिद्धांत तथा दूसरा सिद्धांत है बहु उत्पत्ति का सिद्धांत। ये जो एकल उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये मानता है कि जो मानव की उत्पत्ति और विकास है वो एक ही स्थान से हुआ और उनकी उत्पत्ति भी एक ही पूर्वज से हुई है। जैसे हिंदू धर्म में क्या मानते हैं कि सभी मनुष्यों की उत्पत्ति किससे हुई है? मनु से। और मतलब ब्रह्मा के संतान कौन थे? पुरुषों की उत्पत्ति मनु से और स्त्रियों की उत्पत्ति श्रद्धा से। ईसाई धर्म के अनुसार आदम और ईव से, ठीक है। जबकि बहु उत्पत्ति सिद्धांत मानता है कि मानव की जो उत्पत्ति है वो अनेक स्थानों पर एक साथ हुई थी। मानव की 3 प्रजातियां काकेशाइड, निग्रोइड, मंगोलॉइड, इनसे इनके विभिन्न पूर्वजों से अलग अलग उनकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन हमारे कोर्स के अंदर ये सभी सिद्धांत नहीं है। हमारे कोर्स में केवल ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार किस तरीके से प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। तो ग्रिफिथ टेलर ने अपना प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया था 1919 में, ठीक है। इसी सिद्धांत को हम कटिबंध संस्तर सिद्धांत भी या जोना स्ट्रेटा थ्योरी भी कह सकते हैं या माइग्रेशन जर्न थ्योरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अपने सिद्धांत में उसने वैज्ञानिकता का पुट लाने के लिए जलवायु चक्र और विकासवाद के जो सिद्धांत थे इनका भी उपयोग किया था। ये जो ग्रिफिथ टेलर थे, उनकी ये अवधारणा थी कि जो संपूर्ण मानव जाति है उसका जो उद्गम स्थल है वो मध्य एशिया में कैस्पियन और अरल सागर का समीपवर्ती क्षेत्र है। और ये मानते थे कि आदिकाल में जो मानव प्रजातियां थी वो इसी क्षेत्र में रहती थी और उसके बाद में जो नवीन प्रजातियां विकसित हुई वो भी इसी केंद्र स्थल में हुई थी और वे अपने से पूर्व उत्पन्न प्रजातियों को बाहर की तरफ खदेड़ती रही। अर्थात जो नई बन रही है वो मध्य भाग के अंदर और जो धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है वो बाहर की तरफ जाती गई। इसलिए सर्वप्रथम इसके केंद्र स्थल में क्या हुई? निग्रिटो प्रजाति उत्पन्न हुई और उसके बाद उत्पन्न होने वाली निग्रो प्रजाति ने क्या किया? उस निग्रिटो प्रजाति को बाहर की ओर खदेड़ दिया। उसके बाद में ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति आई और उसने पहले की दोनों प्रजातियों को और अधिक बाहर की तरफ खदेड़ दिया। इस तरीके से जैसे जैसे नवीन प्रजातियां आती गई, उन्होंने अपने से पहले जो प्रजातियां थी उनको केंद्र से बाहर खदेड़ दिया और जो सबसे बाद में प्रजाति आई वो अपने मूल स्थान पर बनी रही और जो शुरुआत में जो प्रारंभिक प्रजातियां थी वो महाद्वीपों के छोर भाग में पहुंच गई। यही ग्रिफिथ टेलर का मुख्य सिद्धांत था। ये जो सिद्धांत था इसके अनुसार ये सारी प्रजातियां क्या हुई थी? मध्य एशिया में ही विकसित हुई थी और धीरे धीरे इनके शारीरिक लक्षण वगैरह में क्या हुआ? परिवर्तन होता गया। इसका कारण क्या था? यहाँ की जलवायु में परिवर्तन। इसका मुख्य सिद्धांत आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो ग्रिफिथ टेलर थे, इन्होंने अपने जो सिद्धांत है इसको प्रस्तुत करते समय प्रजाति संबंधी कुल ये 8 साक्ष्य और सिद्धांत दिए थे, ठीक है। हम पहली बात कर रहे हैं उसके साक्ष्य और सिद्धांत की। उसने सबसे पहले बात कही थी कि जो पृथ्वी का विशाल भूखंड है उसमें केंद्रीय महाद्वीप क्या है? एशिया, और 3 प्रायद्वीप थे, यूरोफ्रिका और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये 3 इसके प्रायद्वीपीय भाग थे। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि प्रत्येक प्रायद्वीप में क्या थे? प्रजातियों के कटिबंध है और समस्त मानव प्रजाति का उद्गम कहाँ है? मध्य एशिया के कैस्पियन और अरल सागर के पास के क्षेत्रों में।
और इसी केंद्र से बाहर की तरफ धीरे धीरे क्या मिलेगी, हमें आदिकालीन प्रजातियां मिलती रहेगी। अभी मैंने आपको बताया जो सबसे केंद्र वाला हिस्सा है उसमें सबसे नवीन प्रजाति मिलेगी, और जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते जाएंगे ये जो छोर वाले हिस्से हैं यहाँ पे क्या मिलेगी, सबसे जो आदिम या प्राचीन जो आदिकालीन प्रजातियां हैं वो महाद्वीपों के छोर भाग में मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे आदिमकालीन प्रजातियां वो महाद्वीपों के छोर पे मिलती है, जैसे तस्मानिया, ग्रीनलैंड, ब्राज़ील इत्यादि में निग्रिटो प्रजाति। लेकिन जो सबसे विकसित है वो कहाँ मिलेगी, केंद्रीय भाग के अंदर मिलेगी। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जहाँ पर भी प्रजाति विकास की प्रगति सबसे ज़्यादा हुई है वहाँ पर आदिम प्रजातियों की भूमि में दबी हुई हड्डियों के नरकंकाल, औजार, शिल्प, उपकरण वगैरह ये सब भी हमें वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि जो विकास का क्रम है वो दोनों प्रकार से एक ही तरीके का रहता है, चाहे विकास क्या हो, केंद्र से बाहर की तरफ जाते हुए कटिबंधों को पार करें या विकास के केंद्रों में नीचे की ओर के संस्तरों को देखें, हर तरफ विकास क्या होगा, एक जैसा ही होगा। इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहते हैं कि आदिम जो प्रजातियां हैं वो उन प्रदेशों में जीवित मिलती है जहाँ पर उनका उद्भव नहीं हुआ हो। ठीक है, और लास्ट इनका पॉइंट है ये कहते हैं कि यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे ये स्पष्ट होता है कि मध्य एशिया से क्या हुआ है, अपकेंद्रीय प्रवास। अपकेंद्रीय मतलब केंद्र से दूर प्रवास हुआ है। अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए जो ग्रिफिथ टेलर है इन्होंने अपने पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए थे, और पहला इनका प्रमाण था प्रवास की प्रक्रिया। ये इस बात पे बल देते थे कि मानव का उद्गम कहाँ हुआ है, मध्य एशिया में हुआ है, और फिर धीरे धीरे जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ वैसे वैसे मानव का प्रवास हुआ। इनके अनुसार मानव का जो प्रवास है वो विभिन्न हिमयुगों में हुआ था। जब हिमयुग आरंभ हुआ था तब उत्तरी वन प्रदेश, स्टेपी वन प्रदेश क्या हुए थे, दक्षिण की ओर खिसक गए थे, और यहाँ पे जो भी प्रजातियाँ रहती थी वो भी उष्ण कटिबंधों की तरफ प्रवास करके चली गई। लाखों वर्षों बाद में जब वापस हिमयुग समाप्त हुआ और मध्य एशिया में क्या हुई, गर्म जलवायु विकसित हुई, वनस्पति के क्षेत्र क्या हुए, वापस उत्तर की ओर खिसक गए, और इन प्रजातियों का बहुत बड़ा भाग वापस लौटकर आ गया, और शेष क्या हो गए, बाहरी कटिबंध में स्थायी रूप से रहने लग गए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हिमयुगों के कारण से ये प्रजातियां विभिन्न स्थानों पर प्रवास करके चली गई। सेकंड ये कहते हैं ग्रंथि रस का सिद्धांत। टेलर ने कीट का जो ग्रंथि रस सिद्धांत था इसके आधार पर ये बताया कि जब जलवायु परिवर्तन हुए थे तो मानव के शरीर से क्या निकले, कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स निकले, जिनसे क्या हुआ, लंबे सिर की तुलना में चौड़े सिर की प्रजातियां ज़्यादा विकसित हुई, घुंघराले बाल सीधे होने लग गए थे। ठीक है, तो इसके कारण से इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ, और जलवायु परिवर्तन से मानव के शरीर में जो हार्मोन्स है उनके अंदर बदलाव आया, और उन हार्मोन्स के कारण से मानव शरीर के शारीरिक लक्षण भी काफ़ी कुछ बदल गए। इनकी जो तीसरा प्रमाण था वो था कटिबंधीय स्तर परिकल्पना। ये कहते हैं कि जिस प्रकार से मध्य एशिया से बाहर की ओर अधिकाधिक प्राचीन प्रजातियां मिलती है, उसी तरीके से भूमि के यदि हम निचले स्तरों की बात करें तो वहाँ पर भी अत्यधिक हमें प्राचीन प्रजातियों के अस्थिपंजर या उनके अन्य अवशेष वगैरह हमें मिलते हैं। ये टेलर ने जो अपना तीसरा तथ्य है कि सबसे जो प्राचीन आदिकालीन प्रजातियां हैं वो महाद्वीपों के किनारों पर मिलते हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को कुछ स्ट्रेटा में या कुछ स्तरों के अंदर विभाजित कर दिया था। और टेलर ने कुल कितने स्तर बताए थे, 7 स्तर बताए थे। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहले स्तर के अंदर ये क्या कहते हैं, जो पहला स्तर है उसमें कौन थे, यूरोप के जो सबसे आरंभिक प्रजाति है निएंडरथल, वो निएंडरथल मानव के रूप में थे, और वर्तमान में इसके सिर्फ कुछ अवशेष ही बचे हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका स्तर था इसके अंदर ये क्या मानते हैं कि दूसरी प्रजाति कौन सी थी, निग्रिटो थी। ठीक है, तीसरे स्तर में ये मानते हैं निग्रोइड प्रजाति थी।
चौथे स्तर में ये ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की बात करते हैं। पांचवें स्तर के अंदर ये मेडिटेरियन या फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति की बात करते हैं। और छठे स्तर में ये मानते हैं कि नार्डिक प्रजाति थी। और जो अंतिम सातवां स्तर है उसमें इनके अकॉर्डिंग अल्पाइन या मंगोलियन प्रजाति थी। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने सभी प्रजातियों को 7 विभिन्न स्तरों के अंदर विभाजित कर दिया था। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं प्रवास कटिबंध सिद्धांत के गुणों की। इस सिद्धांत की ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य एशिया में क्या हुआ था, सबसे पहले प्रजातियों का उद्भव हुआ था। दूसरा, ये जो प्रजाति थी जिनका विकास सबसे पहले हुआ और वो कहाँ रही, सबसे अंतिम छोर पे, और जिनका विकास क्या हुआ सबसे बाद में हुआ, वो प्रजातियां केंद्र की तरफ रही थी। तो ये बातें भी काफ़ी कुछ सही, हमें इसके काफ़ी प्रमाण देखने को मिलते हैं और इसे हम काफ़ी हद तक सही मान सकते हैं। हालांकि समय बीतने के साथ में जो ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत है इसकी काफ़ी आलोचनाएं भी हुई थी, लेकिन फिर भी हम इस सिद्धांत को काफ़ी महत्वपूर्ण मान सकते हैं। ये एक आपको मैप दे रखा है कि इतिहास के आरंभिक काल के अंदर संसार के अंदर मानव प्रजातियों का वितरण किस तरीके से था, और फिर हमने टेलर के अकॉर्डिंग देख लिया कि फिर इनका किस तरीके से वितरण बदल गया। धन्यवाद।